हाय डियर बैंकर्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज के इस सेशन में हम जैब में 2026 के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करेंगे। दीज आर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, दीज आर एग्जैक्टली लाइक द वंस जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं एंड सेम से जो सेम टॉपिक्स हैं। एंड बेसिकली इट विल गिव यू अ फेयर आइडिया कि किस तरीके के क्वेश्चंस आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऑल्सो ये इसका पार्ट 2 है जिसमें हम सी एंड डी मॉड्यूल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। पिछले पार्ट में हमने ए और बी मॉड्यूल के क्वेश्चंस जो हैं वो देखे। तो बिफोर मूविंग अहेड आई वांट टू टेल यू कि अगर आप जैब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो edutap.in पर जाकर आप मास्टर कोर्स का डेमो इनरोल कर ज़रूर देख सकते हो। वाई डेमो? बिकॉज मास्टर कोर्स इज़ द वन जिसमें कि बहुत डिटेल में सब कुछ कवर्ड है ना। तो वी हैव ट्राई टू कवर एवरीथिंग इन द मास्टर कोर्स। रिकॉर्डेड सेशंस हैं, 10 से 20 मिनट की वीडियोस हैं, अपनी कन्वीनियंस पे आप उनको देख सकते हो। बट इट इज़ अ लिटिल बिट ऑफ इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट जो कि करते हुए एक बार आपके दिमाग में आ सकते हैं कि यार करने से पहले एक बार देखना है कि क्या ये वर्थ इट है या नहीं, है ना। तो आप उसके लिए यहाँ पर एज यू कैन सी दिस इज़ द मास्टर कोर्स। ठीक है जी। तो आप इसको ट्रायल लेकर देख सकते हो 2 दिन का इन जस्ट ₹1। तो सारे के सारे फीचर्स मास्टर कोर्स के यहाँ पर खुल जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लासेस आपको दिख जाएंगी, कॉन्सेप्ट नोट्स दिख जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ये सारा कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ब्रोशर में डिटेल्स दी हैं वो आप देख सकते हो। तो 2 दिन के लिए आपके पास अनलॉक हो जाएंगे एंड दिस इज वेयर यू कैन चेक इट आउट। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। अकॉर्डिंग टू द एक्सटेंड RBI guidelines for microfinance loans, what is the minimum permissible limit for total monthly repayment obligations of a household as a percentage of its monthly household income? सिंपल कहने की बात यह है कि जब आप माइक्रो फाइनेंस वाले लोन्स लेते हो तो कितने परसेंटेज आपकी मंथली रीपेमेंट होनी चाहिए। मतलब ऐसा तो नहीं कि आपकी इनकम है 50,000 और आप लेकर बैठे हो इतने सारे लोन जिसमें कि आपको पेमेंट ही करनी पड़ रही है 38,000 की। समझ रहे हो? तो दैट विल बी टू मच, यू वोंट बी हैव एनीथिंग लेफ्ट फॉर घर के खर्चे। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, या ऐसे केस में रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि 50% से ज़्यादा का आप जो ब्रैकेट है वो नहीं रख सकते। तो आपको जो मंथली रिपेमेंट है वो आपकी 50% या उससे कम की होनी चाहिए माइक्रो फाइनेंस लोन अवेल करते हुए। Which of the following was a key feature of the first phase of banking sector reforms based on Narsimham Committee 1 1991 recommendations that were executed in 1992? So we have दो, देखो, as I told you in the previous lecture also, मैं एक बार वो चीज़ रिपीट करूंगी। यहाँ पर जो मोटिव है ना, वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझाना मेरा नहीं है इस सेशन के दौरान, बिकॉज वो हम मैराथॉन्स में करते हैं, है ना। वो हम टॉपिक जब डिस्कस करते हैं तब करते हैं। यहाँ पर जो मोटिव है वो ये है कि आपको पता चले कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, है ना, कौन सी टॉपिक्स में से उठकर आते हैं। तो वो चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है, बिकॉज जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी आप जेन्युइनली कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करोगे, ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना आपके लिए आसान होगा। ठीक है। तो अभी बहुत क्वेश्चंस की पेक्युलैरिटी में, उसको एक्सप्लेनेशन में, कॉन्सेप्ट में मैं नहीं जाऊंगी। आई विल जस्ट गिव यू अ ब्रीफ आइडिया कि किस चीज़ के बारे में है, विल डिस्कस द राइट आंसर। सो विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ की फीचर ऑफ द फर्स्ट फेज? ठीक है। तो नरसिम्हम कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिफॉर्म्स चाहे वो चैप्टर 1 में दिए गए हों, चाहे वो मॉड्यूल ए में दिए गए हों या फिर मॉड्यूल सी में दिए गए हों, रिफॉर्म्स बहुत बहुत ज़रूरी हैं बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड। ठीक है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। तो इसमें नरसिम्हम कमेटी के रिफॉर्म्स आ जाते हैं अगेन, विच आर हाईली इंपॉर्टेंट। दो नरसिम्हम कमेटी 2 बार बैठी थी, एक फेज 1 था, एक फेज 2 था। ठीक है जी। तो ये पूछ रहे हैं कि 1991 या जो एग्जीक्यूट हुए 1992 में, उस फर्स्ट फेज में की फीचर क्या था? सो इंट्रोडक्शन ऑफ क्रेडिट डिलीवरेबल टारगेट्स, प्रोग्रेसिव रिडक्शन इन सीआरआर एंड एसएलआर। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेन जो मोटिव था ना वो ये था कि भाई बैंक्स के पास पैसा ही नहीं है देने के लिए, और जो थोड़ा बहुत है, जो डिपॉजिट्स बैंक्स के पास आ रहे हैं, इतनी हम अननेसेसरी रिजर्व्स मेंटेन कर रहे हैं, इतना सब कुछ हम रोक दे रहे हैं पहले ही लेंडिंग के लिए, हमारे पास फ्लो ही नहीं बच रहा। सो टू रिड्यूस दैट उन्होंने रिडक्शन कर दी सीआरआर एंड एसएलआर में। दीज आर द मैंडेटरी रिजर्व्स दैट एवरी बैंक हैज टू मेंटेन। सो नरसिम्हम कमिटी रेकमेंडेड कि इन रिजर्व्स को बहुत कम कर दो, और जो रिस्क के लिए जो आप मेंटेन करते हो ना, रिस्क के लिए अपना क्रेडिट रिस्क के लिए एक रिजर्व मेंटेन करते हो, उसको थोड़ा सा एडिक्विटी रेशो या रिस्क एडिक्विटी रेशो, सम रेशो इज देयर, उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया गया सीआर को, लेकिन जो रिजर्व्स है जो मेंटेन करते हैं उसको कम कर दिया गया। ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट वाज द टोटल पेड अप कैपिटल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इट्स इंसेप्शन इन 1935? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि एक लॉ के तहत
एग्जिस्टेंस में आया, उस टाइम पर उसका पेड अप कैपिटल था 5 करोड़. सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर एज इट इज. हमेशा पूछा जाता है पेड अप कैपिटल आरबीआई का, शेड्यूल्ड बैंक्स का, है ना, पूछ लिया जाता है. In which of the following forms is a scheduled commercial bank required to maintain statutory liquidity ratio with itself? तो ये तो हमारा इतना प्यारा क्वेश्चन है, ये हमने एसएलआर के टॉपिक में भी किया हुआ है और ये हमने सी मॉड्यूल में भी किया हुआ है. तो एसएलआर इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो. हर एक बैंक को अपने पास एक तिजोरी रखनी पड़ती है. सीआरआर जो होता है कैश रिजर्व रेशो, उसमें तो आप कैश ट्रक में डालते हो और आरबीआई के पास भेज देते हो. लेकिन एसएलआर में बैंक को अपने पास, अपने खुद के पास तिजोरी मेंटेन करनी पड़ती है, जिसमें कि उसको गोल्ड रखना पड़ता है, कैश रखना पड़ता है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखने पड़ते हैं. तो कौन मेंटेन करता है? ये बैंक्स खुद मेंटेन करते हैं. सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड एंड अनइनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज. मतलब कहीं पर भी गिरवी ना रखी हुई अनइनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज. एंड वेयर डू बैंक्स कीप इट? विद देमसेल्व्स ओनली. बट उसके ऊपर जो हक होता है वो आरबीआई का होता है. बैंक्स कैन नॉट यूज इट अपने मन के हिसाब से. आरबीआई के नाम पर ये तिजोरी रखी जाती है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज. ठीक है, डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनबीएफसीज क्या होता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी. जब आप वो टॉपिक कर लोगे, पढ़ लोगे, तो आपको ऑब्वियसली समझ आ जाएगा. दो तरीके की हो सकती है, डिपॉजिट टेकिंग एंड नॉन डिपॉजिट टेकिंग. तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि which of the following statements regarding deposit taking NBFCs is true? So deposit taking NBFCs are allowed to accept public deposits, quite obvious. RBI की regulations बहुत सारी follow करनी पड़ती हैं scheduled commercial banks की तरह, जबकि ये बैंक नहीं है, लेकिन rules follow करने पड़ते हैं क्योंकि आप लोगों से deposit ले रहे हो. All NBFCs are permitted to accept public deposits? Absolutely not. It is not the case. And कोई भी एनबीएफसी हो डिमांड डिपॉजिट हो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर सकती, और पब्लिक डिपॉजिट्स भी सिर्फ कुछ ही हैं जो कर सकती हैं. डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन लिक्विड एसेट्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय आरबीआई. यस, सारी रेशो, सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आरबीआई के अकॉर्डिंग फॉलो करने पड़ते हैं. दे आर इंश्योर्ड बाय डीआईसीजीसी इन द सेम मैनर एज बैंक डिपॉजिट्स? नो, they are not secured by DICGC. Why? Because they are not banks. They are companies performing banking operations or similar looking banking operations, but not exactly banking. As per the Banking Regulation Act, the board of directors of a small, of a the board of directors of a bank shall include not less than dash percent of total members who have professional and practical experience in matters such as accountancy, structure, rural economy and banking. तो सिंपल बात है कि जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है उसके अकॉर्डिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एटलीस्ट 51% लोग ऐसे होने चाहिए जिनको रूरल, एग्रीकल्चर एंड अकाउंटिंग का एक्सपीरियंस हो, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस या प्रोफेशनल एक्सपीरियंस. फर्स्ट फेज ऑफ बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स के बारे में अगेन टॉपिक है ये. दीज वर इनिशिएटेड बाय द रिकमेंडेशंस ऑफ नरसिम्हम कमिटी. बिल्कुल सही बात है. की ऑब्जेक्टिव्स है कैपिटल एडिक्वेसी को बढ़ाना, है ना, बैंक्स के पास इनफ कैपिटल हो किसी तरीके से कि वो फ्लो बढ़ा सके फाइनेंस का. सो इट्स ट्रू. द रिफॉर्म्स फोकस्ड ऑन इंक्रीजिंग डायरेक्टेड लेंडिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर द बैंक्स. नहीं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाना ये सेकंड फेज का पार्ट था. इंट्रोडक्शन ऑफ प्रूडेंशियल नॉर्म्स रिलेटिंग टू इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग. बिल्कुल सही बात है. आप जो बैंक्स अलग अलग पैसे देते हैं लोगों को, है ना, तो हम उनके एसेट हैं. अगर मैं आज बैंक से पैसा लेने जाऊं तो मैं उनकी एसेट हूं कल को, लेकिन अगर मैं वो पैसा रिटर्न ना करूं तो मैं एनपीए बन जाऊंगी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट. तो कौन से एसेट्स बिल्कुल सेफ हैं, कौन से एसेट्स थोड़े से बुरे लाइन पे हैं, एनपीएस को बाइफरकेट करना, किस सेक्टर में ज़्यादा एनपीएस है, वो सब एसेट क्लासिफिकेशन, इनकम रिकॉग्निशन, कहाँ कहाँ से इनकम आ रही है, प्रूडेंशियल का मतलब रिस्क मैनेजमेंट नॉर्म्स जो है ना, उन सब से रिलेटेड रिफॉर्म्स यहाँ पर आए. तो ए वुड बी द करेक्ट आंसर. आप जब भी क्वेश्चन फ्लैश हो रहा है आप अपनी तरफ से इसको पॉज करो एंड देन ट्राई टू आंसर. तो जो जो टॉपिक्स आपके अगर कवर हो गए हैं तो उनको पॉज करके आप आंसर करने की कोशिश करो. अगर उसके बाद अनपॉज करो, आंसर सही है तो ठीक है, नहीं तो आपको समझ आ जाएगा कहाँ पे गड़बड़ है ना. Which banks were merged with Bank of Baroda under the government's bank consolidation exercise? Yes, a lot of banks were consolidated and merged into one as a part of banking sector reforms. तो देना बैंक एंड विजय बैंक वर द टू बैंक्स जो कि मर्ज हुए थे. अब ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि हर बार इस तरीके का पेक्यूलियर क्वेश्चन पूछा जाता है, बट दिस इज वन ऑफ इट्स काइंड, है ना, एक बार पूछ लिया टाइप्स.
नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स इंपॉर्टेंट है ना? अगर आप पढ़ रहे हो तो जो मेन मेन मर्जिंग हुई है सी मॉड्यूल में, जो मेन मर्जर्स हुए हैं बड़े बड़े, एसबीआई का मर्जर हुआ है, बहुत सारे बैंक्स एक बन के आए हैं, है ना? कन्वर्जन हुए हैं इंपीरियल बैंक से एसबीआई एंड ऑल दैट। आरबीआई कब कब बना है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेशनलाइजेशन जो जो हुई है बैंक्स की, 14 बैंक्स की नेशनलाइजेशन हुई थी, 2 फेजेस में हुई थी। पहले कुछ बैंक्स हुए थे, बाद में कुछ बैंक्स हुए थे, वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है जी, तो सी मॉड्यूल करोगे तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। What was the amount of capital contributed by the government of India in Life Insurance Corporation at the times of its establishment? So LIC was established by the government और इस टाइम पर इनकी contribution थी 5 करोड़ की. Consider the following statements regarding RBI. यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मेटिंग इशू है बट नेवर माइंड। आरबीआई एक्ट्स एज द मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड फॉर्मुलेट्स एंड इंप्लीमेंट्स मॉनेटरी पॉलिसी। बिल्कुल सही बात है, सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री है, रेगुलेट करता है और सुपरवाइज करता है कमर्शियल बैंक्स को। बिल्कुल सही बात है। डायरेक्टली मैनेज करता है फिस्कल पॉलिसी को। देखो फिस्कल का वर्ड का मतलब आते ही होता है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को आरबीआई नहीं देखता, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को हाँ जी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को गवर्नमेंट देखती है, ठीक है? उसके लिए फिस्कल कमेटी बैठती है, मॉनेटरी कमेटी नहीं बैठती। आरबीआई इशूज करेंसी नोट्स इन इंडिया एक्सेप्ट 1 रुपी नोट्स एंड कॉइन्स, ठीक है? तो ये बिल्कुल सही बात है। आरबीआई 98% ऑफ द करेंसी को इशू करती है, लेस देन 2% जो है वो गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है? तो मोस्टली जो मनी सप्लाई है वो सारी की सारी आरबीआई देखता है। सो सी ए इज द करेक्ट आंसर। थर्ड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। व्हाट इज द अर्लीस्ट प्रीकर्सर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? तो सबसे पहले क्या बना था? इट वाज बैंक ऑफ बंगाल। आई थिंक इट वाज इंपीरियल बैंक। नो, इट वाज नॉट बैंक ऑफ बंगाल बट इट वाज इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। बट लेट मी जस्ट ओके। सो इंपीरियल बैंक, इसमें पूछा है कि प्रीकर्सर, सो आई अर्लीस्ट प्रीकर्सर, सो अर्लीस्ट इज द वर्ड दैट आई डिड नॉट रेड हियर। सो इंपीरियल बैंक के बाद सीधा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना, ठीक है? लेकिन इंपीरियल बैंक वाज नॉट द बिल्कुल स्टार्टिंग का पॉइंट, सबसे स्टार्टिंग का पॉइंट वाज इंडीड बैंक ऑफ बंगाल। तो ये बैंक ऑफ बंगाल जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बी इज द करेक्ट आंसर। बैंक ऑफ बंगाल सबसे पहले आया था, ठीक है? या उसको बैंक ऑफ कैलकटा भी कहा जाता है। 1808 18 ओहो 1806 में, 1806, ठीक है? बैंक ऑफ बंगाल बना, फिर बैंक ऑफ बॉम्बे बना, ठीक है? बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास, एंड देन इंपीरियल बैंक इन 1921, एंड उसके बाद बना एसबीआई इन 1955 विद द हेल्प ऑफ एसबीआई एक्ट, ठीक है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। सो मेरी तरह नहीं करना है एग्जाम में, आपको पूरा स्टेटमेंट पढ़ना है, सिर्फ प्रीकर्सर नहीं पढ़ना। अर्लीस्ट पूछा है तो सबसे पहले वाला, राइट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ माइक्रो फाइनेंस? तो जो छोटे वाले फाइनेंस देते हैं, है ना, छोटे फाइनेंस एज इन के उन लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा हाई इनकम ग्रुप्स नहीं है, दे आर जस्ट ट्राइंग टू मेंटेन अ मनी का फ्लो जस्ट टू सस्टेन देयर लाइफ। तो बहुत छोटे लेवल के लोन्स उनको चाहिए होते हैं, छोटे लेवल की ट्रांजेक्शन्स होती हैं, 10,000 20,000 अप टू 1 लाख और सो। So small loans to self-help group is a part of microfinance. Micro saving and micro insurance services is a part of microfinance. Large कंपनियों को अगर आप लोन दे रहे हो तो obviously वो microfinance नहीं है। The regulator in Indian financial system consist of. Regulator कोई भी ऐसी body है, कोई भी ऐसी authority है जो कि अपने जैसे similar institutions के ऊपर बैठी है। वो एक paramount है, वो एक ऐसी अथॉरिटी है जो कि बनाती है, रूल्स बनाती है, देखती है कि वो रूल्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं ना, पॉलिसी मेकिंग करती है, सुपरवाइज करती है। तो रेगुलेटर्स की लिस्ट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, बिल्कुल है। सेबी है आपके कैपिटल मार्केट्स के लिए, IRDAI है आपके इंश्योरेंस मार्केट्स के लिए, एंड PFRDA है आपके पेंशन फंड्स के लिए। तो ए वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है? यहां पर एसबीआई दिया है, एसबीआई इज नॉट, this is not regulatory, LIC is not regulatory, right? So commercial banks are not regulatory, so A is the correct answer. Consider the following statements regarding the characteristics of NB नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स, ठीक है? नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स कौन से होते हैं? जो शेड्यूल 2 में नहीं आते। सो फर्स्ट लाइन वही लिखी है, दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन द सेकेंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। So this is absolutely correct. Non-scheduled banks are eligible to borrow funds from RBI under normal banking. नहीं भाई, अगर आपको बाइफरकेट किया जा रहा है शेड्यूल्ड बैंक या नॉन शेड्यूल्ड बैंक में, तो शेड्यूल्ड बैंक
होने का मतलब ही ये है कि लिस्ट 2 में आप आ रहे हो, शेड्यूल 2 में आप आ रहे हो और आपको सुविधाएं मिल रही हैं। लिक्विडिटी कम है, आरबीआई से पैसा मांग लो। लोन लेना है लॉन्ग टर्म, आरबीआई से पैसा मांग लो। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की मेंबरशिप मिलेगी आपको, राइट। सो नॉन शेड्यूल्ड बैंक के पास ऐसी कोई सुविधा नहीं होती, दैट इज वाई दे आर नॉन शेड्यूल्ड। सो दिस इज नॉट ट्रू। दे आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन सीआरआर, नो दिस नॉट ट्रू। दे आर जनरली हैव अ वीकर रेगुलेटरी स्टैंडिंग कंपेयर्ड टू, यस, इनकी जो regulatory standing here, it is weaker than the commercial one. So only 1 and 4 are correct. A would be the correct answer. The withdrawal of 2000 denomination banknotes from a circulation by RBI was undertaken under the provisions of which of the following acts? अब एक चैप्टर है आपका सी मॉड्यूल में जिसमें एक्ट्स की बात करी है और दो एक्ट्स की बहुत ज्यादा बात करी है, बीआर एक्ट एंड आरबीआई एक्ट, ठीक है। तो उसमें तो बहुत सारे सेक्शंस हैं, है ना, 25-30 सेक्शंस, तो 60-70 सेक्शंस याद करना इज नॉट वेरी इजी। बट द मैक्स यू कैन डू इज जो इंपॉर्टेंट वाले सेक्शंस हैं ये याद रखो कि सेक्शन 6 है वो क्या बात कर रहा है, सेक्शन 7 किस टॉपिक के बारे में बात कर रहा है। तो आपको एक बेसिक जनरल आइडिया होना चाहिए कि कौन से सेक्शन में किस टॉपिक के बारे में बात करी गई है। तो ये जो बात है कि विड्रॉ करे 2000 के नोट, और ये ये जो पावर है ये आरबीआई एक्ट के तहत आरबीआई को दी गई, ठीक है। तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के तहत ये एग्जीक्यूशन हुआ। सो ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो कि मनी मार्केट का एक इंस्ट्रूमेंट है, ये इशू किए जाते हैं। देखो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स क्या होता है, ये एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है, एक प्रोमिसरी नोट है कि भाई मैं तुम्हें प्रॉमिस कर रही हूँ कि मैं 4 महीने बाद तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी। लेकिन ये जो प्रोमिसरी नोट है ये बनता है डिस्काउंट पर, ठीक है, इशू होता है डिस्काउंट पर और बिकता है फेस वैल्यू पे, यानी कि ये मान लो 100 रुपए है इसकी फेस वैल्यू, ठीक है। अब जब मैं इशू कर रही हूँ कि किसी को ये प्रोमिसरी नोट चाहिए तो मैं बोलूंगी कि काम करो ये आप 95 रुपीज का ले लो। कल को जब आप इसके अगेंस्ट पैसा लेने जाओगे, जब 3 महीने बाद ये 100 रुपए आपको इसमें रिसीव होंगे, तो जो 5 रुपए है ये आपका प्रॉफिट होगा, राइट। सो बी इज द करेक्ट आंसर। दे आर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार वैल्यू। In a group insurance, a single policy under which an entire group is covered is known as, very easy, master policy उसे कहते हैं। Strategic methods जिसमें कि हम सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करते हैं और रेगुलर विड्रॉल करते हैं म्यूचुअल फंड्स में, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं SIP एंड SWP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एंड सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। Which of the following is not an eligible participant in the call money, notice money and term money? एक होता है मनी मार्केट। मनी मार्केट मतलब 1 साल से कम का कर्ज चाहिए अगर, तो आप मनी मार्केट में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग कर कर उठा सकते हो। आपका मतलब है बैंक्स, प्राइमरी डीलर, इंडिविजुअल्स, इंश्योरेंस कंपनीज, कोई भी। तो यहाँ पर ये जो कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी, कॉल मनी मतलब 1 दिन के लिए पैसा चाहिए, नोटिस मनी 14 दिन के लिए पैसा चाहिए, अप टू 14 दिन के लिए, एंड टर्म मनी मतलब अप टू 1 साल के लिए। तो इसके पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होते हैं? शेड्यूल्ड बैंक्स, प्राइमरी डीलर्स एंड लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज ये होती हैं। कौन नहीं होते? एनबीएफसीज कैन नॉट पार्टिसिपेट। सो सी इज द करेक्ट आंसर। डीएफआई, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर नीड के लिए बने हैं। कोई सेक्टर उठा लो, जैसे कि आपका लेट्स से एग्रीकल्चर, है ना, तो स्पेसिफिकली ऐसी कोई संस्था जो कि एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग के लिए बनी हो। इंफ्रास्ट्रक्चर उठा लो, है ना, पुल बनते हैं, इतने रोपवेज बन रहे हैं, पर्वतमाला, भारतमाला परियोजना, कितना कुछ बन रहा है। उसके लिए एक ऐसा अलग से इंस्टीट्यूशन जो कि बड़े लेवल पर फाइनेंसिंग सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की कर रहा है और कोई काम नहीं देख रहा, तो ऐसे पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस को हम कहते हैं डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। सो डीएफआईज प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंस फॉर इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, बिल्कुल सही बात है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ डीएफआई शॉर्ट टर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है? बिल्कुल भी नहीं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है फाइनेंसिंग नीड्स प्रोवाइड करना, केटर करना अलग अलग सेक्टर्स की। वो सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आपका फॉरेन एक्सचेंज का हो, है ना, या फिर स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हो, एनीथिंग। So DFI aims to promote balanced regional development by financing projects in backward and underdeveloped areas, बिल्कुल सही। कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में ये मदद करते हैं प्रायोरिटी सेक्टर्स की, हाँ बिल्कुल। एमएसएमई प्रायोरिटी सेक्टर के लिए अलग से डीएफआईज है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ रीट्स। रीट्स इज रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट।
अब ये शेयर्स की तरह स्टॉक मार्केट पे घूमते हुए आपको दिख जाते हैं रीट्स। होता क्या है, जैसे शेयर्स में पैसा डालते हो तो आप कंपनी की ओनरशिप ले रहे हो, वैसे ही अगर आप रीट में पैसा डाल रहे हो दैट मीन्स आप रियल एस्टेट की ओनरशिप ले रहे हो। सो इक्विटी रीट्स इन्वेस्ट इन एंड ओन इनकम जनरेटिंग रियल एस्टेट। बिल्कुल सही बात है। अलग अलग टाइप के रियल एस्टेट होते हैं। इक्विटी रीट्स जो हैं वो इनकम जनरेटिंग बिल्डिंग्स में पैसा डालते हैं, प्रॉपर्टीज में पैसा डालते हैं और वहां से इनकम जनरेट होती है। Mortgage REITs earn income by providing loans and investment in mortgage backed securities। तो वो रियल एस्टेट जहां पर मॉर्टगेजिंग के थ्रू पैसा आ रहा है उसमें पैसा लगाते हैं ये वाले रीट्स। हाइब्रिड रीट्स इन्वेस्ट ओनली इन गवर्नमेंट एंड फिक्स्ड, इट्स नॉट ट्रू। एंड पब्लिकली लिस्टेड रीट्स अलाउ इन्वेस्टर्स टू ट्रेड यूनिट्स ऑन स्टॉक एक्सचेंज। सो दिस इज क्वाइट नॉर्मल है ना। पब्लिकली लिस्टेड का मतलब ही है कि वो जो रीट है वो आपको स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड दिख रहा है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। Which institution receives bids from retail direct investors in the primary auction of government securities? देखो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होती हैं, जब गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है ना, तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नाम का एक पेपर निकालती हैं और उस पर ठप्पा लगा देती हैं कि ये 100 रुपए का पेपर है, ये 100 रुपए का पेपर है, आप हमसे ये पेपर्स खरीदो और हमें उसके बदले पैसे दो, क्योंकि गवर्नमेंट की नीड्स हैं। तो इसमें ना अगर मेरे और आपके जैसे इंडिविजुअल्स को पैसा डालना हो तो हमें आरडीएस स्कीम की मदद लेनी पड़ेगी, रिटेल डायरेक्ट स्कीम। सो ऐसे में रिटेल डायरेक्ट इन्वेस्टर जो है प्राइमरी ऑक्शन मतलब फर्स्ट टाइम जैसे ही इशू कर रही है गवर्नमेंट ये सिक्योरिटीज उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन वो बिडिंग किसके थ्रू जाएगी, वो जाएगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू, उसके प्लेटफॉर्म के थ्रू जो कि बना है आरडीएस। ठीक है, आरडीएस प्लेटफॉर्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी? ओके, सो आप बैंक में हो, आपसे अच्छा ही कोई समझ ही नहीं सकता। जब भी लोन लेने जाओ तो सिबिल स्कोर चेक होता है ना। तो सिबिल क्या है? सिबिल इज अ क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी जो कि इंडिविजुअल्स की क्रेडिट वर्दीनेस को कैलकुलेट करता है। मैंने अपने क्रेडिट कार्ड खर्चा कहाँ कहाँ किए हैं, क्या मैंने हमेशा उनको रीपे टाइम से किया है, तो मेरा क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा। उस हिस्ट्री के बेसिस पर डिसाइड कर किया जाएगा कि मुझे लोन देना है या नहीं देना। तो सिविल इज नॉट द ओनली वन, ऑल्दो इट इज द वास्ट, इट इज द मोस्ट पॉपुलर वन। ठीक है जी। तो सिबिल, एक्सपीरियन, एक्विफैक्स ये सारे हैं और क्रिसिल जो है ये नहीं है। ठीक है। व्हाट इज द लॉक इन पीरियड? क्रिसिल क्या है? क्रिसिल इज अ CRA, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, जो कि सेम क्रेडिट स्कोर इवेल्युएट करती है कंपनीज का। CICs किसका करती हैं? इंडिविजुअल्स का। व्हाट इज द लॉक इन पीरियड ऑफ अ पब्लिक प्रोविडेंट फंड? PPF का लॉक इन पीरियड कितना होता है? इट इज 15 ईयर्स। Treasury bills are not issued for which of the following maturities? So treasury bills मतलब अगेन गवर्नमेंट के बिल्स जिनके अगेंस्ट गवर्नमेंट पैसा मांगती है। ये ट्रेजरी बिल्स जो हैं अलग अलग टाइमलाइन के लिए इशू हो सकते हैं। सो इसमें 91 डे की टाइमलाइन भी रहती है, 182 डेज की भी रहती है और 1 साल की भी रहती है। 94 डेज की टाइमलाइन नहीं रहती। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स regarding the functions of a merchant banker. Merchant bankers assist companies in raising capital through public deposits, IPOs and FPOs। बिल्कुल सही बात है। मर्चेंट बैंकर होते क्या हैं? देखो बिजनेसेस को चलने के लिए ना नॉर्मल बैंक्स के पास जाना, कमर्शियल बैंक्स को, SBI को जाके बोलना कि भाई मेरे शेयर्स लिस्ट करा दो स्टॉक एक्सचेंज पे, तो बड़ा अटपटी बात है, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स का काम है लोन्स प्रोवाइड करना। बट कंपनीज को ऐसे बैंक चाहिए जो कि फाइनेंसिंग में उनकी मदद जो कर रहे हैं, ठीक है, मतलब वो फाइनेंस दिलवाने में कमर्शियल बैंक से मदद लेकर कंपनीज को दे रहे हैं, वो ठीक है। लेकिन शेयर्स इशू करवाना, अंडर राइटिंग करवाना, एडवाइजरी, फाइनेंशियल एडवाइजरी बनना, उनके फॉरेन क्लाइंट्स को डील करना, बहुत सारे काम है। तो उसके लिए अलग से एक बैंक चाहिए होता है, दैट इज कॉल्ड मर्चेंट बैंक। तो ये बहुत सारे काम करता है बिजनेसेस के, जैसे कि IPOs निकालने में मदद करना, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर निकालने में मदद करना, एडवाइजरी सर्विसेज देना। ठीक है जी। अंडर राइटर सर्विसेज देना, जब आपने अपने शेयर्स इशू किए फर्स्ट टाइम किसी स्टॉक एक्सचेंज पर, जिसे हम IPO कहते हैं, तो अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन ना हुई तो वो इशू कैंसिल हो जाएगा। तो मेक श्योर करना कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन हो रही है। ठीक है, तो उसे कहते हैं अंडर राइटिंग फैसिलिटी, तो वो प्रोवाइड करना। तो ये सारे काम जो है मर्चेंट बैंकर करते हैं। क्या नहीं करता मर्चेंट बैंक? मर्चेंट बैंक्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, दे आर नॉट मतलब रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट्स फ्रॉम रिटेल कस्टमर्स, बिकॉज ये कोई असली बैंक नहीं है। ठीक है, ये स्पेसिफाइड बैंक्स हैं, स्पेशल बैंक्स हैं, सिर्फ आपके कंपनीज के लिए। फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज आर आल्सो कॉल्ड, बड़ी सिंपल बात है, दीज आर आल्सो कॉल्ड डेट इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि जब आप किसी को कर्ज देते हो, अगर मैंने आपको 1 लाख रुपए दिए तो मुझे पता है कि हर महीने मुझे 10,000 रुपए मिलने ही हैं।
अब आप बोलोगे मैम 10%, हाँ मैंने तो 10% पे ही देना है, ठीक है, बट 10,000 is a fixed income that I can expect every month in my account because I have given debt to you. यही अगर मैं 1 लाख के शेयर्स खरीदूं तो मैं नहीं श्योर हो पाऊंगी कि भाई ये 1 लाख का मुझे अगले महीने 5,000 आएगा या ये लॉस में जाएगा, या हो सकता है 1 लाख का 1,50,000 भी बन जाए, है ना, बट इट इज अनइवन, आई कैन नॉट से कि इट इज फिक्स्ड इनकम. सो फिक्स्ड इनकम जहां पर भी आए दैट मीन्स इट्स टॉकिंग अबाउट द डेट इंस्ट्रूमेंट. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हायर परचेज. हायर परचेज क्या है? हायर परचेज, लीज फाइनेंसिंग, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फ्रॉम मॉड्यूल डी. एंड हायर परचेज कहता है कि अगर आपके पास, हाँ जी, अगर आपके पास लेट्स से आपके पास एक, आपको एक गाड़ी खरीदनी है, ठीक है, आपने वो गाड़ी सीधा जाकर बैंक से खरीदी नहीं, आपने पहले उसकी डाउन पेमेंट दी और फिर उसके बाद आप इंस्टॉलमेंट पे करते रहे. लेट्स से आपने 5 साल में इंस्टॉलमेंट बंटवा दी जितनी रिमेनिंग थी. लेट्स से 20 लाख की गाड़ी है, आपने 5 लाख जो है वो डाउन पेमेंट कर दी और बाकी की आपने किश्त बना ली, इंस्टॉलमेंट बना ली. बेसिकली जो बचा हुआ अमाउंट है 15 लाख को डिवाइड कर लिया 5 साल में. हर महीने लेट्स से फॉर एग्जांपल आप 20,000 देते हो. द मोमेंट यू कंप्लीट अपने 5 साल का टेन्योर, तो ये पूरी गाड़ी आपकी हो जाएगी. यू विल बिकम द ओनर ऑफ दिस. अब आप बोलोगे कि मैम इसमें और लोन में फ़र्क क्या है? लोन जब आप लेते हो तो ओनरशिप राइट अवे ट्रांसफर हो जाती है. 20 लाख के 20 लाख आप बैंक से बोरो कर रहे हो और अपने जो ओनर है कार का या जो डीलर है कार का उसको पे कर रहे हो और गाड़ी घर उठाकर ला रहे हो. ओनरशिप गेट्स ट्रांसफर्ड सिंस डे वन, बट हेयर द ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड ओनली ऑन द लास्ट डे. बीच में अगर किसी दिन आपको 1 साल बाद ही लगा कि यार मुझे नहीं अभी ये गाड़ी यूज करनी, मुझे नहीं करना, तो यू स्टॉप पेइंग द इंस्टॉलमेंट और आप उसको वापस कर दो ओनर को. ठीक है. तो इन हायर परचेज एग्रीमेंट द बायर गेट्स इमीडिएट पोजीशन ऑफ द एसेट बट ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड ओनली आफ्टर द फाइनल इंस्टॉलमेंट इज पेड. है ना, तो ये बिल्कुल सही बात है. ओनरशिप लास्ट इंस्टॉलमेंट में, पोजेशन आपको मिल जाता है, यूज करना आप पहले दिन से शुरू कर सकते हो. The hire purchase agreement is treated as a contract of sale from the very beginning? No, absolutely not. Only after the last payment जो है it is termed as a contract of sale. उससे पहले नहीं. उससे पहले आप सिर्फ इंस्टॉलमेंट पे कर कर एसेट को इस्तेमाल कर रहे हो. द केस ऑफ डिफॉल्ट, इन केस ऑफ डिफॉल्ट पेमेंट द सेलर हैज द राइट टू रीपोजेस द गुड्स. बिल्कुल सही बात है. अगर आपने पेमेंट नहीं करी तो ये जो कार का ओनर है ये गाड़ी आपसे वापस ले लेगा. द बायर इज नॉट कंसिडर्ड द लीगल ओनर ऑफ द एसेट अंटिल द लास्ट पेमेंट. बिल्कुल सही बात है. सो ए इज द करेक्ट आंसर. Consider the following statements regarding the underlying assets of a derivative instrument. Derivative instrument क्या होता है? Derivative का मतलब ही होता है कि वो asset, वो instrument जो कि बना है किसी underlying asset पर, यानी कि gold है. गोल्ड को खरीदने बेचने जाओगे आज की डेट में हजार लाखों से कम की बात आप नहीं कर सकते. लेकिन उसके ऊपर अगर एक डेरिवेटिव बना हुआ है, एक कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है कि 1 किलो गोल्ड मैं 1 साल के मतलब 6 महीने के बाद खरीदूंगा या बेचूंगा, या इतने यूनिट्स ऑफ गोल्ड खरीदूंगा या बेचूंगा, तो इन दैट केस दिस कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड डेरिवेटिव. इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू हो सकता है 100 रुपए में हो, मतलब नॉट एग्जैक्टली 100, बट आई होप यू गेटिंग द आइडिया. गोल्ड अगर 1,000 रुपए में आप बेच खरीद सकते हो, तो यहाँ पर आप शायद 100 रुपए में उसका एक कॉन्ट्रैक्ट बनाकर उसमें डील कर सकते हो और प्रॉफिट कमा सकते हो. सो दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव. डेरिवेटिव कुछ भी हो सकता है, मतलब एसेट कुछ भी हो सकता है. अंडरलाइंग एसेट गोल्ड, सिल्वर, आपके फॉरेन एक्सचेंज, शेयर्स, स्टॉक्स, डेट इंस्ट्रूमेंट, कुछ भी जिस चीज के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है वो डेरिवेटिव बन गया. डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स आर बेस्ड ऑन फाइनेंशियल एसेट्स सच एज स्टॉक्स, बॉन्ड्स, इंटरेस्ट, करेंसीज. बिल्कुल सही बात है. एग्रीकल्चर कमोडिटीज लाइक व्हीट, कॉटन एंड ऑल, ये भी हो सकते हैं कमोडिटी एक्सचेंजेस, है ना. Derivative instruments are generally not permitted on assets that do not clearly define market price or underlying value. ये भी सही है. एंड डेरिवेटिव्स कैन ओनली बी बेस्ड ऑन टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स. ऐसा नहीं है. फाइनेंशियल एसेट्स पे अभी हमने देखा कि वो बन सकते हैं. सो 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फीचर्स ऑफ वेंचर कैपिटल. आपका नया नया बिजनेस है. इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको पैसा चाहिए. आपके पास आइडिया है लेकिन पैसा नहीं है, तो उस केस में आप एक वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाओगे और उन्हें कहोगे कि मेरी कंपनी में इक्विटी खरीद लो 5% या 10%. कल को अगर ये 10 करोड़ की भी हुई तो उसका 5% आपको मिलेगा, लेकिन आज मुझे 10 लाख रुपए दे दो टू स्टार्ट माई बिजनेस. सो दैट इज वॉट वेंचर कैपिटलिज्म इज. वेंचर कैपिटल इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म इक्विटी फाइनेंस टू हाई रिस्क एंड हाई ग्रोथ पोटेंशियल स्टार्टअप्स. बिल्कुल सही बात है.
ये जनरली प्रोवाइड करते हैं फंड्स इन एक्सचेंज ऑफ ओनरशिप एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, बिल्कुल सही बात है। ये यूजुअली सिक्योर्ड एंड कोलेटरल एसेट्स लाइक बिल्डिंग एंड लैंड के अगेंस्ट लिए जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रिस्क जो है बहुत ज्यादा लेना पड़ता है वेंचर कैपिटलिस्ट को, तभी तो कल को जब कंपनी 10 करोड़ की होगी तो वो 5% जो करोड़ों में बात आएगी, तो अब वो उस चीज के बेनिफिट भी उठा पाएगा, है ना, क्योंकि स्टार्टिंग में उसने रिस्क लिया। सो ये कोई सिक्योर्ड लोन्स नहीं होते, दीज आर अनसिक्योर्ड एंड इट्स अ काइंड ऑफ रिस्क, हेवी रिस्क इन्वेस्टमेंट। वेंचर कैपिटल फोकसेस ऑन अर्ली स्टेज इनोवेटिव टेक्नोलॉजी ड्रिवन बिजनेसेस, यस बिल्कुल सही बात है, जिसपे भी लगता है कि पैसे लगाने की पोटेंशियल है और आगे ग्रोथ हो सकती है, तो उन पर पैसा लगता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जनरली amenable to higher purchase? कंज्यूमर ड्यूरेबल्स लाइक रेफ्रिजरेटर्स एंड टेलीविजन्स, ऐसा नहीं है। मोटर व्हीकल्स पर होता है हायर परचेज। इनटैंजिबल, यस, कॉपीराइट हो गए, गुडविल हो गई, एक कंपनी की इज्जत, है ना, एक कंपनी की इज्जत है जो 10, लेट्स से टाटा, टाटा की गाड़ियां लोग बहुत पसंद करते हैं बिकॉज गुडविल है कि अच्छा लोहा यूज होता है ना। तो इस गुडविल के ऊपर आप हायर परचेज नहीं कर सकते हो। क्या बोलोगे, कब होगी लास्ट पेमेंट, है ना। आप सिर्फ उन्हीं पे कर सकते हो जिनकी एक प्रॉपर वैल्यू डिफाइन करी जा सके। व्हाट इज द टोटल कवरेज अंडर प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना? तो ये सिंपल एक इंश्योरेंस योजना है ना, इंश्योरेंस स्कीम है बाय द गवर्नमेंट, एंड इसमें जो कवर मिलता है दैट इज अप टू 2 lakhs। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग, अच्छा ये दो योजनाएं हैं, ठीक है, एक ये है और एक और है, बट आई विल जस्ट टेल यू कि गवर्नमेंट स्कीम्स दैट आर देयर फॉर इंश्योरेंस, और नॉर्मल इंश्योरेंस भी नहीं, माइक्रो इंश्योरेंस के लिए गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, दो स्कीम्स हैं, एक प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना है, एक सिमिलर साउंडिंग है, और इन दोनों के बारे में आपने डिटेल में पढ़ना है। क्वेश्चन इन दोनों में से एक में हर बार पूछा जाता ही है। पिछली बार प्रीमियम के बारे में पूछा गया था, मतलब इससे पिछले अटेम्प्ट में, इस बार कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पूछ लिया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट मतलब जहां पर डॉलर से रुपी में कन्वर्जन्स होते हैं, या किसी भी और वैल्यू में, नॉट जस्ट डॉलर बट जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल। द फॉरेन मार्केट is a centralized exchange based market, absolutely not, over the counter market है ये। एक्सचेंज पर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर डील नहीं करते आप, ओवर द काउंटर डील करते हो, डायरेक्ट डीलर टू डीलर। 24 घंटे ओपन रहती है, 5 वर्किंग डेज अ वीक, बिल्कुल सही बात है। लिक्विड है, बहुत लिक्विड मार्केट है, जब भी कन्वर्जन चाहिए, दिन रात सुबह दोपहर, होने बहुत आसान है। फॉरेन ट्रांजेक्शन्स आर ऑलवेज कंडक्टेड इन करेंसी पेयर्स, यस। So 2, 3 and 4 are correct, 1 is not. Which facility enables the investors to apply in any public issue or right issue of securities in a paperless manner? तो आसबा फैसिलिटी, ठीक है जी, आसबा के थ्रू, आसबा नहीं है ये एक्चुअली, विच फैसिलिटी इनेबल्स इन्वेस्टर्स टू अप्लाई इन पब्लिक इशू और राइट इशू ऑफ सिक्योरिटीज इन अ पेपरलेस मैनर? हाँ जी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आसबा फैसिलिटी ओनली, है ना। सो एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अकाउंट्स, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास, आपके खाते में ही पैसे पड़े रहते हैं, अगर आपको अलॉट हुए हैं शेयर्स, राइट इशू अलॉट हुआ है, आईपीओ अलॉट हुआ है, इन दैट केस इट विल बी डिडक्टेड, अदरवाइज इट विल स्टे इन योर अकाउंट। तो पेपरलेस तरीका है सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने का। सो आसपास इज द करेक्ट आंसर। डीमैट फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर करने के लिए होती है, नेफ्ट फंड ट्रांसफर के लिए होती है, एंड ईसीएस इज क्लियरिंग सर्विस, है ना, रिपीटेटिव जो पेमेंट्स होती हैं उनके लिए होती है। Which institution regulates the functioning of venture capital funds? तो venture capital funds की functioning को कौन देखता है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, जो कि कैपिटल मार्केट्स का रेगुलेटर भी है। In which type of factoring does the export factor bear the risk if import factor defaults in making payment? अब फैक्टरिंग का मतलब होता है कि मान लो ये मैं हूं, ठीक है, मैंने आपको 1 करोड़ के गुड्स पहुंचाए, मैंने आपको 1 करोड़ के गुड्स बेचे, आपने मुझे पैसे 1 करोड़ देने की बजाय मेरे हाथ में ये लेटर थमा दिया कि मैम पक्का पक्का गॉड प्रॉमिस हम आपको 1 महीने के बाद 1 करोड़ रुपए दे देंगे। तो क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हो तो मैंने कहा ठीक है,
मैं 1 करोड़ मतलब 1 महीना वेट कर लेती हूँ फॉर 1 करोड़ रुपी, लेकिन अब मैं घर आई और मैंने सोचा कि अरे अब मेरा ऑपरेटिंग साइकिल कैसे चलेगा, मैं कैसे अपना रॉ मटेरियल खरीद के इस वर्किंग कैपिटल को दोबारा से चक्कर को चला पाऊंगी। तो मुझे आइडिया आया कि मैं काम करती हूँ, मैं एक फैक्टर के पास जाती हूँ, उसको ये बिल दे देती हूँ कि भाई 1 महीने बाद तुम बी से, मतलब तुम जो सामने वाला इंसान है उससे पैसे इकट्ठे कर लेना, अभी के लिए यू प्लीज गिव मी माई मनी सो दैट आई कैन कंटिन्यू डूइंग माई बिजनेस, है ना, आई कैन कंटिन्यू द फ्लो ऑफ माई बिजनेस। तो उस केस में फैक्टर जो है वो मुझे कुछ परसेंटेज रोक कर बाकी सारा पैसा दे देगा। सो 95 लाख के करीब मेरे पास आ गए, एंड नाउ आई कैन हैप्पीली कैरी ऑन माई बिजनेस। 1 महीने बाद आप फैक्टर को पैसे दे दोगे और हमारी कहानी डन हो जाएगी। सो अलग अलग टाइप की फैक्टरिंग होती है। तो ऐसी फैक्टरिंग जिसमें कि एक्सपोर्ट फैक्टर यानी कि जो एक्सपोर्टर के मेरे कंट्री में है वो रिस्क बियर करता है अगर इंपोर्ट फैक्टर डिफॉल्ट कर दे, यानी कि आप अगर कल को पैसे ना दो और आपके फैक्टर मना भी कर दे क्योंकि आप इंपोर्ट फैक्टर को पैसे नहीं दोगे तो वो मुझ तक कैसे पहुंचाएगा। तो उस फैक्टरिंग को हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सपोर्ट फैक्टरिंग। ठीक है, जिसमें कि एक्सपोर्टर को एक्सपोर्ट फैक्टर को रिस्क उठाना पड़ जाता है। व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम एज प्रिस्क्राइब टू अ सिटीजन टू ज्वाइन अटल पेंशन योजना। ठीक है, अटल पेंशन योजना के लिए 18 से 40 साल तक की एज लिमिट जो है वो है। और अलग अलग पेंशन स्कीम्स हैं, ईपीएस हो गया, पीपीएफ हो गया, अटल पेंशन योजना। तो इन स्कीम्स को आपको अच्छे से देखना है, इनके बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। विच अथॉरिटी इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फोर्समेंट एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ कॉन्ट्रावेंशन अंडर द फेमा एक्ट या अंडर द फेमा। तो कौन सी बेसिकली यहाँ पर अथॉरिटी है जो सब कुछ देखती है? सो दैट इज डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट। As per the RBI circular dated 7 जून 2023, तो डेट डूट नहीं देखनी, ईयर देखना है, 2023 का जो सर्कुलर आया है उसने इंट्रोड्यूस किया है फोर्थ पार्टिसिपेंट इन द ट्रेड्स प्लेटफॉर्म। ठीक है, जो फैक्टरिंग वाली सुविधा है ना वो स्पेशली खोली गई थी एमएसएमईज के लिए। ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, उसको हम कहते हैं ट्रेड्स। आरबीआई ने ये सुविधा खोली। तो ये पूछ रहे हैं कि ट्रेड्स प्लेटफॉर्म से रिलेटेड, उनके पार्टिसिपेंट से रिलेटेड, टू फैसिलिटेट इंश्योरेंस ऑफ ट्रेड फैक्टर यूनिट्स। तो इसके अंदर एक ट्रेड फैक्टर यूनिट्स होता है, उसकी इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई सर्कुलर आया था। तो उसमें कौन से पार्टिसिपेंट को इंट्रोड्यूस किया गया है? तो उसमें इंश्योरेंस कंपनीज को इंट्रोड्यूस किया गया है, ऑब्वियसली बिकॉज यहाँ पर इंश्योरेंस की बात हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैंडेटरी ऑब्लिगेशन फॉर प्राइमरी डीलर्स इन द इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट? तो प्राइमरी डीलर वो लोग होते हैं जो कि ऑथराइज्ड होते हैं, लाइसेंस होता है उनके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में सबसे पहले जाकर डील करने का। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये सिक्योरिटीज को लेते हैं और कहीं ना कहीं प्राइस मेकर का काम करते हैं। ठीक है, डिमांड कितनी करनी है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की, ऑक्शन में क्या प्राइस कोट करना है, तो दे काइंड ऑफ क्रिएट द मार्केट फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। और एक बार प्राइमरी डीलर खरीद लें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, फिर वो बाकी पार्टिसिपेंट्स को सेकेंडरी मार्केट में बेचते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी डीलर जो है इसमें से कौन सी उनके लिए मैंडेटरी ऑब्लिगेशन है? तो मैंडेटरी ऑब्लिगेशन है टू एक्ट एज एन अंडरराइटर एंड प्रोवाइड मार्केट मेकिंग कोड्स इन द सेकेंडरी मार्केट। तो ये मैंने आपको बता ही दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टिपिकल फीचर और फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स? तो फाइनेंशियल मार्केट्स का टिपिकल फीचर कौन सा नहीं है? प्राइस डिस्कवरी ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, बिल्कुल सही बात है। डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर अलग अलग फाइनेंशियल एसेट्स का प्राइस डिस्कवर करते हैं। लिक्विडिटी मेंटेन करते हैं, बिल्कुल करते हैं। सेविंग्स, जिन लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा है वो मोबिलाइज करके उन लोगों तक पहुंचाते हैं जिनको पैसे की जरूरत है ना। तो शेयर्स वगैरह में डील करना, डेरिवेटिव्स में डील करना, लोन्स में डील करना, क्या है, पैसा एक्स्ट्रा है, कहीं पर कोई इन्वेस्ट कर रहा है और जिसको जरूरत है वो ले रहा है, एंड तो सर्कल गोज ऑन। तो मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स और ये सब होता है। क्या नहीं होता? गारंटीड फिक्स्ड रिटर्न कोई नहीं होता फाइनेंशियल मार्केट में। रिस्क जो है हर तरीके में, हर तरीके की इन्वेस्टमेंट में है। एज पर द आरबीआई गाइडलाइंस, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी can charge a credit institution for a one time membership fee and annual renewal fee respectively? So as per the RBI guidelines, maximum amount of credit information company क्या है that it can charge a credit institution for one time membership fee and annual renewal fee? Okay, so companies क्या करती है ना, CIC क्या है? क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी। तो जो नॉर्मल कंपनीज है, बिजनेसेस हैं, उनको अगर पैसा चाहिए तो वो बॉन्ड की मदद से मांग सकते हैं। ठीक है, बॉन्ड की मदद से मांग सकते हैं। मतलब वो हमारे पास, मेरे और आपके पास, रिटेल इन्वेस्टर्स के पास जा सकते हैं और कह सकते हैं कि भाई ये 100 रुपए का बॉन्ड है, आप हमें 100 रुपए दो
और ये बॉन्ड ले जाओ, कल को इसके अगेंस्ट आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा और आप बेचने जाओगे तो आपको पूरी की पूरी वैल्यू मिलेगी। लेकिन मुझे क्या पता कि कंपनी अच्छी है, इज्जतदार है, सच्ची है या नहीं। तो ऐसे में कंपनीज ट्रस्ट बनाने के लिए क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज के पास जाती हैं, ठीक है, जो बिजनेसेस हैं वो सीआईसीज के पास जाते हैं और वहां से एक रेटिंग लेते हैं। ठीक है, अब वो रेटिंग वन टाइम भी हो सकती है और कॉन्टिन्यूस एनुअल सर्विलेंस भी हो सकती है, ताकि वो पब्लिश कर सके कि उनको ए रेटिंग मिली है, बी मिली है, सी, मतलब कौन सी अच्छी रेटिंग मिली है, ताकि जो इन्वेस्टर्स है वो अट्रैक्ट हो। तो ऐसे में जो मेंबरशिप फीस है वो है 10,000 फॉर मेंबरशिप एंड 5,000 फॉर रिन्यूअल। How are government dated securities primarily identify in the Indian financial market? ठीक है, तो डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कैसे आइडेंटिफाई करोगे? आप कूपन रेट देखोगे एंड ईयर ऑफ मेच्योरिटी देखोगे कि कितने साल के लिए आपको कितने रेट पर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वो मिल रही है, उन्हीं को हम कहते हैं गवर्नमेंट डेटेड सिक्योरिटीज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस? तो जब आप इशू करते हो शेयर्स, आप एक कंपनी हो, आप पब्लिक जाना चाहते हो, आप पब्लिक से पैसा उठाना चाहते हो, उसके लिए आपको लिस्ट करने पड़ेंगे अपने शेयर्स किसी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। अब वो स्टॉक एक्सचेंज आप मतलब इट विल मेक योर शेयर्स पब्लिक। अब लोग आकर आपको पैसा दे सकते हैं, लेकिन क्या ये सही है आपकी इंफॉर्मेशन बिना जाने आपके आईपीओ में लोग पैसा डालें? नहीं ना। तो उसके लिए आप प्रोस्पेक्टस बनाते हो जिसमें आप ए टू जेड डिटेल लिखते हो। एक ऐसा प्रोस्पेक्टस जिसमें आप ये बता रहे हो कि शेयर्स क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उस पैसे का आप क्या करोगे, सारी लीगल इंफॉर्मेशन दे रहे हो एक्सेप्ट फॉर एक्चुअल प्राइस ऑफ द शेयर। फाइनल प्राइस के अलावा आप सब कुछ बता रहे हो। दैट इज कॉल्ड रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ठीक है, सो व्हाट इज नॉट करेक्ट? इट कंटेन्स द फाइनल प्राइस ऑफ शेयर्स बिकॉज इट डज नॉट कंटेन। ठीक है, तो नॉट करेक्ट वाली स्टेटमेंट होगी सी। तो क्या है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस? ये एक ऐसा प्रोस्पेक्टस है जो कि सारे फाइनेंशियल डेटा एंड रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी इशू करता है, ताकि लोगों को पता चले कि इनके शेयर्स में पैसा डालना है या नहीं। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास एटलीस्ट 3 days बिफोर द ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट या आईपीओ से पहले जाना चाहिए। इट इज यूज इन द बुक बिल्डिंग प्रोसेस टू इनवाइट बिड्स फ्रॉम इन्वेस्टर्स। Over the counter derivative market for credit default swaps in India, which of the following entities is not eligible to act as market maker? तो मार्केट मेकर का काम कौन सी एंटिटी नहीं करती? अब देखो, एक चीज मैं समझ सकती हूँ, अगर आपने अभी तक डेरिवेटिव्स का चैप्टर नहीं पढ़ा है ना, सीडीएस नहीं पढ़ा, दिस इज समथिंग विल you'll find very difficult to understand, बट कॉन्सेप्ट में बहुत लंबा, 1 घंटे का कॉन्सेप्ट वो आधे घंटे का है, तो दैट्स नॉट वर्थ एक्सप्लेनिंग हियर। बट क्रेडिट डिफॉल्ट स्वाप है ना, डेरिवेटिव का पूरा चैप्टर, 4 तरीके के इसमें डेरिवेटिव्स आ जाएंगे। बेसिकली मॉड्यूल डी का आपको 1-2 चैप्टर्स को छोड़कर पूरे चैप्टर्स को घोटा मार के पी जाना है, क्योंकि हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा दिमाग लगाकर आपने एक बार समझ लिया तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। इक्विटी मार्केट डेरिवेटिव्स डिफॉल्ट स्वाप्स, दीज बीइंग द इम्पोर्टेंट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। सो ओवर द काउंटर जब डेरिवेटिव मार्केट चलती है तो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप एक तरीके से रिस्क को आप खत्म करने के लिए ना इंश्योरेंस कंपनी से कुछ खरीदते हो कि आपके जो इंस्ट्रूमेंट है उस पर रिस्क खत्म हो जाए, तो आप एक इंश्योरेंस ही ले लेते हो। सो विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज एलिजिबल नहीं है यहाँ पर? तो इट इज पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक इज नॉट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन दिस। The total number of option contracts that are outstanding in the market and have not been yet settled, closed, or expired at a given point of time is referred to as, it is referred to as open interest. ठीक है, ऑप्शंस क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव 4 तरीके के हो सकते हैं: फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑप्शंस एंड स्वैप्स। तो उसमें ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके के डेरिवेटिव है। और जब हम बात करते हैं कि भाई मार्केट में कितने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल हैं अभी जो कि किसी ने सेटल नहीं किए या क्लोज नहीं किए, खत्म नहीं किया उनको, तो उसे हम कहते हैं ओपन इंटरेस्ट। ठीक है जी। इफ अ रिटेल इन्वेस्टर परचेजेस इक्विटी शेयर्स ऑन एनएससी ऑन फ्राइडे, लेट्स अज्यूम कि 21 नवंबर 2025 को किसी रिटेल इन्वेस्टर ने इक्विटी शेयर्स खरीदे, तो व्हाट विल बी द ऑफिशियल सेटलमेंट डेट फॉर दिस ट्रांजैक्शन अज्यूमिंग देयर आर नो हॉलीडेज? तो बेसिकली पूछ रहे हैं कि टी प्लस हाउ मेनी डेज विल मेक श्योर कि आपका जो ट्रांजैक्शन है वो डन हो जाए। तो ये फ्राइडे है, सैटरडे संडे को स्टॉक मार्केट बंद होती है, तो इट विल बी डन ऑन मंडे। वैसे T+1 इज द डे, अनलेस इट इज अ वीकेंड, इट इज द डे जहां पर
जो है वो क्लियरेंस जो आपके स्टॉक एक्सचेंज की है वो करी जा, स्टॉक एक्सचेंज की नहीं, बेसिकली इक्विटी शेयर्स की जो क्लोजिंग है वो T+1 डे पे, ट्रांजेक्शन डे प्लस द अदर डे, उसमें डन हो जाती है। लेकिन अगर सैटरडे संडे बीच में आ जाए, जो कि फ्राइडे है यहाँ पर, तो सैटरडे संडे बीच में आ गया तो दैट विल बी अ क्लोज्ड डे फॉर स्टॉक एक्सचेंजेस, सो इट विल बी क्लियर्ड ऑन 24th। सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जैब एग्जाम और आप चाहते हो कि कोई कोर्स आपकी जर्नी में मदद करे, तो आप edutap.in पर आकर ये कोर्सेज चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर 2 डे जो डेमो मास्टर कोर्सेज की बात हमने कर ली, मास्टर कोर्स की बात हमने बिगनिंग में कर ली। तो टेस्ट सीरीज जो है दैट इज़ फॉर योर प्रैक्टिस। तो अगर आपको चाहिए कि आपकी तैयारी हो चुकी है, अब सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आप टेस्ट सीरीज में इनरोल कर सकते हो। इसमें आपको सॉल्व PYQs, फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। टाइम क्या रहेगा हर एक मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने का, कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, उन डिटेल्स के लिए आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको 60 लाइव क्लासेस के थ्रू सब कुछ कवर करना है, जहाँ पर 2 घंटे की क्लास ईच आपको मिलेगी, 15 क्लासेस पर कॉम्पोनेंट, तो उसके लिए लाइव क्रैश कोर्स बैच 4 है, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट, सॉल्व PYQs, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज भी यहाँ पर अवेलेबल है अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए प्रिपेयर करना है, राइट। और ये जो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, ये जो आप देख रहे हो कि लाइव क्लासेस के साथ साथ कॉन्सेप्ट क्लासेस, मतलब लाइव क्रैश कोर्स की अगर मैं बात करूँ, तो लाइव क्लासेस के साथ साथ कॉन्सेप्ट नोट्स फॉर योर रिविजन, सॉल्व PYQs, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है जी। सो दिस इज ऑल फॉर द सेशन. I hope it helped. If you have any more queries regarding this, you can reach out to us on the given information. Uh, I, that is all for the session. Thank you.